अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रिमेनिंग एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर मेंशन करूँगा कि कुछ कैंडिडेट्स की तरफ से सजेशन आई हैं कि आप एक ही वीडियो में तमाम एमसीक्यूज़ अपलोड कर दें, तो मेरे ख्याल से वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक्ट बहुत बड़ा है, स्पेशली इसमें सेक्शन 11 जिसके बहुत ज़्यादा सब सेक्शंस भी हैं। तो एक ही वीडियो में वो पॉसिबल नहीं, वो ऑडियंस भी उससे तंग होगा और मेरे लिए भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं पार्ट्स में ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीक में ये एक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने कवर किया है सेक्शन 11 और कुछ पार्ट्स सेक्शन 12 के। चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेक्शन 11 सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है, सेक्शन है इस एक्ट का, और इसके तकरीबन बहुत से सब सेक्शंस भी हैं, तो आप इसे ज़रूर रीड करें। एक और सजेशन ये है कि आप इन एमसीक्यूज़ को, इन वीडियोस को तब देखें जब आप पहले एक्ट पढ़ लें, क्योंकि एक्ट पढ़ने के बगैर आपके ये एमसीक्यूज़ क्लियर नहीं हो सकते। आप एक्ट पढ़ लें, फिर उसके बाद आप एमसीक्यूज़ रीड करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आया आपकी प्रिपरेशन ठीक है या नहीं। तो आइए हम प्रोसीड करते हैं विद दीज एमसीक्यूज़। 41 है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड इन टेररिज्म इफ इट इज commits or participates in acts of terrorism, prepares for terrorism, promotes or encourages terrorism, supports and assists any organization concerned with terrorism। अब इस एक्ट के मुताबिक जो ऑर्गेनाइजेशन इन सब कैटेगरीज में फॉल करेगा तो उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एज पर सेक्शन 11C राइट ऑफ रिव्यू, फेडरल गवर्नमेंट शेल आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट डिसाइड द मैटर ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स विद इन डेज। तो राइट ऑफ रिव्यूज़ का फेडरल गवर्नमेंट के पास ओनली 90 डेज़ हैं कि उन्हीं दिनों में इसका हियरिंग कर ली जाए और इसका मैटर डिसाइड कर दिया जाए ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 है, एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड इन टेररिज्म इफ इट इज़, तो ऑल ऑफ दीज जैसा कि पहले बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एज पर सेक्शन 11C एन ऑर्गेनाइजेशन हुज रिव्यू एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज्ड अंडर सब सेक्शन 1, जिस तरह पहले बताया गया था कि उसने रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दायर कर दी है। अब अगर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, मे फाइल एन अपील टू विद इन 30 डेज ऑफ द रिफ्यूज़ल के 30 दिन में उसे रिव्यू एप्लीकेशन देना पड़ेगा। किसको? तो ये उसे हाई कोर्ट को अपील के लिए विद इन 30 डेज एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 11D द ऑर्गेनाइजेशन में बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इफ। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा जाएगा तब if the name of the organization is listed in the second schedule by order of the federal government, if it operates under the same name as an organization listed in the second schedule। तो जो सेकंड शेड्यूल में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उसकी तरह ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेव करेगा तो इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। तो इसमें हमारे पास A एंड B बोथ करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एज पर सेक्शन 11D एन ऑर्गेनाइजेशन or a person aggrieved by the observation order passed under subsection 1 may file a review application before the federal government which shall after hearing the applicant decide the matter within, तो ये matter decide करेगा federal government within 60 days as per section 11D। Question number 47 है, as per Anti-Terrorism Act 1997, which one is not a measure to be taken against a proscribed organization। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोस्क्राइब्ड डिक्लेयर कर दिया जाए तो फिर उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेते हैं तो कौन सा इसमें से नहीं है। इट ऑफिसेस इफ एनी शेल बी सील्ड, अगर उसके कोई ऑफिसेस हैं उनको सील कर दिया जाएगा, हाँ तो ये एक्शन करना पड़ेगा। इट्स हेडक्वार्टर्स मे बी सीज्ड फॉर 1 मंथ ओनली, तो ये इसमें कहीं एक्ट पे नहीं लिखा, तो इसलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अ प्रोस्क्राइब्ड पर्सन आर्म लाइसेंसेस मस्ट बी कैंसल्ड एंड आर्म्स बी डिपॉजिटेड फॉर विद इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फेलिंग विच सच आर्म्स शेल बी कॉन्फिस्केटेड
and the holders of such arms shall be liable for the punishment under dash। तो इसकी पनिशमेंट होगी पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965। यानी अगर किसी बंदे को प्रोस्क्राइब डिक्लेयर कर दिया जाए और उसके पास जो लाइसेंसेस होते हैं उसके आर्म्स का, उसके पास जो हथियार होते हैं, अगर उसके पास लाइसेंस्ड है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि आप इसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें। अगर नहीं करवाता तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी। किसके अंडर, किस एक्ट के अंडर? तो पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के अंडर। क्वेश्चन नंबर 49 है द प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन शैल सबमिट ऑल अकाउंट्स ऑफ इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर इट्स पॉलिटिकल एंड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज एंड डिस्क्लोज ऑल फंडिंग सोर्सेज टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डेजिग्नेटेड बाय द। तो उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसे वो सब कुछ अपना डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो डिक्लेयर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब्ड। और ये इसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन डेजिग्नेट करेगा? बाय द फेडरल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 50 है द ग्राउंड्स शेल बी कम्युनिकेटेड टू द प्रोस्क्राइब पर्सन विद इन डेज ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रोस्क्रिप्शन। एक बंदे को अगर डिक्लेयर कर दिया जाए प्रोस्क्राइब्ड तो इसके जो ग्राउंड्स हैं, इसके जो रीजंस हैं वो उस बंदे को कम्युनिकेट किए जाएंगे विद इन 3 days। क्वेश्चन नंबर 51 है एज पर 11 पेंटा ई, यानी 5 टाइम्स ई आ चुका है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस सेक्शन के बहुत ज़्यादा सब सेक्शंस हैं। एज पर 11 पेंटा ई ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी इशूड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ। तो ये ऑर्डर कौन कर सकता है? वो ऑफिसर जो इस रैंक से बिलो ना हो। किस रैंक से? सुपरिटेंडेंट इन पुलिस से। As per section 11F, a person is guilty of an offence if he belongs or professes to belong to a dash organization। वो बंदा भी गिल्टी डिक्लेयर होगा अगर उसके ताल्लुकात हैं किसके साथ या किस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके रिलेशंस हैं एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 53 है एज पर 11G अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस इफ। कब ऑफेंस कमिट करता है? अगर वो वियर्स, कैरीज और डिस्प्लेज एनी आर्टिकल, सिंबल और एनी फ्लैग और बैनर connected with or associated with any proscribed organization, carries, wears or displays any uniform, item of clothing or dress in such a way or in such circumstances as to arouse reasonable suspicion that he is a member or supporter of that proscribed organization। यानी अगर वो इस तरह कोई कपड़े पहनता है या इस तरह कोई फ्लैग वगैरह लगाता है या अपने ऊपर कोई इस तरह डिस्प्ले करता है जिससे ये जाहिर हो कि ये भी बिलोंग करता है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो भी गिल्टी डिक्लेयर किया जाएगा, कमिट्स एन ऑफेंस, यानी वो कमिट करता है क्या चीज़? ऑफेंस। तो इसमें हमारे पास दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है एनी पर्सन इन पाकिस्तान और अ पाकिस्तानी नेशनल आउटसाइड पाकिस्तान शेल कमिट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट if he knowingly or willfully makes dash directly or indirectly, wholly or jointly for the benefit of a proscribed organization or proscribed person। यानी एक बंदा है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसे प्रोस्क्राइब्ड डिक्लेयर किया गया है, अगर उसके साथ उस कोई हेल्प करता है चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, अगर वो पाकिस्तानी पाकिस्तान में है या आउटसाइड पाकिस्तान है, तो अगर वो क्या करता है, बनाता है, देता है मनी और अदर प्रॉपर्टी और सर्विसेज टू दैट ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, तो उसे भी गिल्टी डिक्लेयर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है अ पर्सन डज नॉट कमिट एन ऑफेंस अंडर सेक्शंस 11H to 11K if he is acting with express consent of a police officer not below the rank of deputy superintendent। ठीक है, तो अ पर्सन डज नॉट कमिट ऑन ऑफेंस, अगर वो कमिट में नहीं आएगा, इफ ही इज एक्टिंग, अगर वो किसी अच्छे कंटेंट के साथ कंसेंट के साथ पुलिस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 56 है एनी पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस अंडर सेक्शंस 11H to 11K shall be punishable on conviction with imprisonment for a term not less than 5 years मिनिमम, यानी 5 years होगा, एंड नॉट एक्सीडिंग डैश विथ फाइन, और ये 10 साल से एक्सीड नहीं करेगा, मतलब 5 to 10 years के दरमियान होगा along with फाइन। क्वेश्चन नंबर 57 है अ पर्सन हु वायलेट्स एनी प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 of 11 shall be liable to penalty of fine not exceeding 10 million rupees। अब यह है कि सबसेक्शन 1 of 11
अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उस पर 10 मिलियन रुपीस का फाइन लगेगा। The dash by or before which a person is convicted of an offence under any of the sections 11H to 11M may make for future order in accordance with the provision of this section। यानी 11H से 11M के सेक्शन के मुताबिक अगर कोई बंदा ऑफेंस का डिक्लेयर होता है कि उसने ऑफेंस किया है तो कोर्ट उस ऑर्डर कर सकता है कॉन्फिस्केशन का, किसका, उसकी जो उसके पास जो प्रॉपर्टी या कोई चीज़ है, तो ये ऑर्डर कौन कर सकता है, ये कोर्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 है where a person has been convicted under 11H section 3 the court may order the forfeiture of money or other property, जिस तरह मैंने आपसे पहले कह दिया था एक्सेप्ट। अच्छा, मनी और प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, लेकिन किस केस में नहीं, विच एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस ही हैड इन हिज पोजेशन और अंडर हिज कंट्रोल। जब उसने ऑफेंस किया था अगर उसके पास कोई चीज़ थी मनी या प्रॉपर्टी तो उसे कॉन्फिस्केट किया जाएगा या नहीं, हाँ किया जाएगा। विच एट द टाइम ही न्यू और हैड रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट वुड और माइट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ टेररिज्म। अगर किसी चीज़ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि ये प्रॉपर्टी या मनी इसके एक्ट में, इसके ऑफेंस में यूज़ की गई है तो उसे भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा, हाँ जी वो भी किया जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बोथ ऑफ देम है। As per Anti-Terrorism Act 1997, a person commits an offence if he addresses a meeting or gathering or delivers a sermon to a religious gathering by any means except। अच्छा, अब एक बंदा है वो एड्रेस करता है किसी मीटिंग गैदरिंग को या कोई सरमन यानी खुतबा या कोई तकरीर करता है, तो वो किस केस में ऑफेंस नहीं होगा। अगर वो रिटर्न करें तो ऑफेंस होगा, हाँ फिर भी होगा। अगर वर्बली करें यानी बोलेगा तो हाँ फिर भी होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिकली यानी कोई सोशल मीडिया, कोई इस तरह मीडिया यूज़ कर ले तो क्या वो ऑफेंस डिक्लेयर होगा, हाँ फिर भी होगा। अगर डिजिटल तरीके से वो ये सरमन डिलीवर करे तो क्या ऑफेंस डिक्लेयर होगा, हाँ फिर भी होगा। तो इसमें हमारे पास नन ऑफ दीज है, यानी ये सारे इस ज़ुमरे में आते हैं। तो डियर कैंडिडेट्स, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद MCQs डिस्कस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वेल इन टाइम आप तक वीडियोस पहुंच सके। शुक्रिया।